अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के मतलब पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि रिक्रूटमेंट बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी कैंडिडेट जो कि हमारा बेस्ट फिट होगा और उस पोजीशन के लिए उसकी हायरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, उस कैंडिडेट को लोकेट करते हैं, सर्च आउट करते हैं। फिर हमने रिक्रूटमेंट सोर्सेज के मतलब पढ़ा था कि हमारे यहाँ कौन से यूजुअली रिक्रूटमेंट सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, जिसमें इंटरनल सर्चेस थी और एक्सटर्नल सर्चेस से रिलेटेड था। हमने इसकी बहुत डिटेल से डिस्कशन की थी और इससे रिलेटेड जो भी क्यूरीज थी इनको रिजॉल्व किया था। इसके साथ मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशन था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब रिक्वायरमेंट और उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको अपनी रिज्यूम इतनी अट्रैक्टिव बनानी पड़ती है, उसमें अपनी तमाम बेसिक जो भी स्किल्स हैं, एक्सपीरियंसेस है, क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, ट्रेनिंग अगर आपने कहीं से लिया हुआ है, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई सा भी प्रीवियस पास जॉब एक्सपीरियंस है तो उसको आपने मेंशन करना होता है बड़े फॉर्मल तरीके से। इसमें आपने ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ योर जॉब कंटेंट रिलेटेड आपने मेंशन करनी होती है, जो कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होती है और जॉब की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ताकि इस रिज्यूमे के बेसिस पे आपकी हायरिंग जो है उसको इंश्योर कराया जा सके। इसके साथ हमने जो अभी आपसे चैप्टर चैप्टर 8 शेयर किया है, इसके जो मेन पॉइंट्स थे, होप्स हो कि आपने वीडियो को बहुत तवज्जो से सुना होगा और इससे रिलेटेड आपकी इतनी क्यूरीज सुनी होंगी, लेकिन जो भी क्यूरीज है इनको यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। बेसिकली इस चैप्टर लेक्चर 8 में हमने सिलेक्शन प्रोसेस जो कि हमारा फर्दर स्टेप है, जब एक दफ़ा आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपने जो कैंडिडेट पूल होता है उसको बिल्डअप कर दिया होता है अपने इंटरनल सर्चेस में भी से देख के और एक्सटर्नल सर्चेस से भी देख के, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी आपने कैंडिडेट पूल बिल्ड कर दिया है। तो उसके बाद उस कैंडिडेट में से जो बेस्ट फिट हो रहा है आपके उस जॉब रिक्वायरमेंट के साथ, उसको आपने सेलेक्ट करना है, जो कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि इसमें हम कुछ स्टेप बता देते हैं प्रोसेसेस वाइज, जिसके थ्रू हम अपने बेस्ट वन जो कैंडिडेट होता है उसकी स्क्रीनिंग करते हैं और उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं उस पूल ऑफ कैंडिडेट्स के अंदर में से। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये बेसिकली 8 स्टेप प्रोसेस है जिसको इस चैप्टर में डिस्कस किया गया था। इसमें से 4 स्टेप्स जो थे वो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू आ गया, फिर कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू हो गया। फर्दर हमने लेक्चर 9 में इसको पोस्टपोन किया था कि बाकी 4 स्टेप हम लेक्चर 9 में डिस्कस करेंगे। इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है? इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू आपकी, जैसे आप कोई सी जॉब वैकेंसी ऑफर हुई है, उसकी एडवर्टाइजमेंट आई है, उसके लिए जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है या जो भी आपको अवेलेबल एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको फिल करने से पहले का जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू है वो बेसिकली आपका इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू कहलाता है। इस इंटरव्यू में आप क्या करते हैं, ये सारे आपका वो टेस्ट प्रिडिक्टेड होता है जिसके थ्रू आप इनिशियल स्क्रीनिंग से ही अपने बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं उनको आप शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। कैसे? जैसे लेट्स सपोज इस इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू में कैंडिडेट को जॉब रिलेटेड अगर कोई क्यूरीज हैं, उनको उनको रिजॉल्व किया जाता है। ये क्यूरीज आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म के कंप्लीट करने से पहले रिसीव होना शुरू हो जाती हैं। जैसे पे स्केल से रिलेटेड लेट्स सपोज आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दे दिया है, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बड़ी बड़ी एक्यूरेटली डिफाइन की हुई है क्लियरली, लेकिन आपने पे स्केल या सैलरी पैकेज के मुतालिक नहीं लिखा हुआ, तो आपका जो एम्प्लॉयी है वो वहाँ पे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले इस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा कि ये जो जिस स्केल की जॉब आई हुई है इसके लिए कितनी सैलरी जो है उसको ऑफर की जा रही है। तो वो आपको कॉल करके डायरेक्ट या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करके अपनी ये जितनी भी रिलेटेड क्यूरीज हैं, लाइक पे स्केल से रिलेटेड क्यूरी है, सैलरी रिलेटेड क्यूरी है, क्या स्ट्रेस लेवल है, किस किस्म की इन्वायरमेंट है जिसके अंदर उसने जॉब करनी है, जॉब इंश्योरेंस है या नहीं है, मतलब परमानेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब ऑफर की जा रही है, वो तमाम ड्रॉबैक्स या वो तमाम ब्लैंक्स जो कि रह जाते हैं उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन करना, अपने उनको उन क्यूरीज को रिजॉल्व करने से पहले, जब वो कैंडिडेट आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डायरेक्ट फेस टू फेस रिलेट करेगा या कनेक्ट करेगा किसी भी तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, तो बेसिकली वो उसका इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू कहलाएगा। लेट्स सपोज मैं जैसे आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, बहुत सी जॉब एडवर्टाइजमेंट आती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे कॉन्सर्ट्स में मैं एज अ लेक्चरर काम कर रही हूँ, लाइक अब मैं जैसे हरिपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा दिल था कि मुझे लोकल किसी यूनिवर्सिटी में जॉब की ऑफर कर दी जाए।
एडवर्टाइजमेंट आ गई, लेक्चर की पोस्ट भी आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर की तरफ से। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले मुझे ये इंश्योर करना था कि वाक़ई ही वहाँ पर लेक्चरर की रिक्वायरमेंट है या नहीं, और उस हायरिंग के दौरान वो वाक़ई ही आउटसाइड कैंडिडेट की हायरिंग कर रहे हैं या इनसाइड कैंडिडेट की हायरिंग कर रहे हैं। दूसरा, वो क्या किस पे स्केल पे करेंगे, यहाँ पे अगर मैं इतनी सैलरी ले रही हूँ तो वहाँ पर मेरे सैलरी पैकेज होगा वो क्या होगा। अब आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर जो है वो गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी है। मैं वहाँ पर गई, डायरेक्ट ही उनके डिपार्टमेंट के एचओडी से मिली और उसके बाद मैंने उनसे इंश्योर करा लिया कि वाक़ई मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर मैं अप्लाई करूँ तो क्या इस चीज़ की श्योरिटी है कि मुझे यहाँ पे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बेसिकली इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि आपका जो कैंडिडेट होता है, अगर तो वो वाक़ई ही इंटरेस्टेड है उस जॉब के लिए, तो वो एक दफ़ा अपनी जो भी क्यूरीज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करने के बाद उस एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फ़िल करेगा और वो वहाँ पे अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर सैलरी को सुनने के बाद जॉब पैकेज को देखने के बाद वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहीं से उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है और उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है। तो अगर 100 एप्लीकेंट्स हैं जो कि एलिजिबल थे आपकी उस स्पेसिफिक पोज़ीशन के लिए, उनकी जो इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस है, वो इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू के थ्रू ही शॉर्ट लिस्ट हो सकता है। तो ये भी एक सिलेक्शन प्रोसेस का फर्स्ट प्रेडिक्टर है, जिसके थ्रू प्रेडिक्शन करता है जो भी कैंडिडेट होता है और उसके बाद अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करता है या जॉब से क्विट कर जाता है। सेकंड हमारा स्टेप था कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म की कंप्लीशन भी बहुत मेन स्टेप है, जिसके थ्रू आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका जो कैंडिडेट है वो बेस्ट फिट है या नहीं आपके उस जॉब कंटेंट के साथ, ये जॉब रिक्वायरमेंट के साथ। इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है कि एप्लीकेशन जी रिसीव कर दी जाती है और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको एक क्लियर पिक्चर जो है वो प्रोवाइड हो जाती है अबाउट द स्किल, क्वालिफिकेशन, बिहेवियर, किस ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया था, क्या उसका पास्ट एक्सपीरियंस था, कितने साल का एक्सपीरियंस था, किस किस्म की ट्रेनिंग है जो कि वो ले चुका है, किस किस्म की वर्कशॉप्स हैं जो वो अरेंज कर चुका है, उसकी कंपैटिटिव स्किल्स कैसी हैं, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं, उसके अंदर कौन सी ऐसी बेसिक स्किल्स हैं जो कि बेस्ट फिट या उसको बेस्ट वन कैंडिडेट बना सकती हैं। तो जब एक कैंडिडेट अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको भेजता है, तो आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाती है, एक स्नैपशॉट आ जाता है, जिसके थ्रू भी आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका कैंडिडेट जो है वो बेस्ट फिट है या नहीं। लेट्स सपोज़ अगर कोई एमबीए के से लेट्स सपोज़ आप एक अकाउंटेंट की पोज़ीशन अनाउंस करते हैं और उसके लिए आप कहते हो कि इसने बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में किया हो या एमबीए इसका फाइनेंस का बैकग्राउंड है और उसके साथ इसको इतना सा एक्सपीरियंस हो, तो यहीं इस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ही आपको वो क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि आपका वो कैंडिडेट जो है वो बेस्ट फिट हो रहा है इस पोज़ीशन के साथ या नहीं। थर्ड हमने डिस्कस किया था एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये भी आपको एक क्लियर पिक्चर देता है। ये भी एक प्रेडिक्टर है जिसके थ्रू आप अपनी कैंडिडेट्स की एक्चुअल जो पोजीशन है उसको आप डिटरमिन कर सकते हैं। नहीं, एक दफ़ा जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव कर लिया, आप वहीं पर उसको एक्सेप्ट अगर कर रहे हो तो आपका जो कैंडिडेट है वो थर्ड सिलेक्शन प्रोसेस में ऑटोमेटिकली एंटर हो गया। ये एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं किस किस्म के होते हैं? बेसिकली असेसमेंट टेस्ट होते हैं जिसमें उस एम्प्लॉयी का इंटेलिजेंस लेवल, उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाता है, इमोशनल टेस्ट लिया जाता है, जॉब कंटेंट रिलेटेड टेस्ट लिया जाता है। अगर तो उसको वाक़ई ही ऑन द जॉब एक्सपीरियंस है, तो वो उन क्वेश्चन्स के आंसर कर सकता है उस टेस्ट के अंदर, और फिर इस टेस्ट के थ्रू ही कुछ फिज़िकली या आप कह सकते हो कुछ इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हैं, उसकी एनालिटिकल रीज़निंग स्किल्स जो हैं, उसको आप जज कर सकते हो, उसके बिहेवियर को जज कर लेते हो। इसमें ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिनकी डिटेल हमने चैप्टर 3 में बड़ी डिटेल से पढ़ी थी कि ओपन एंडेड क्या है, क्लोज एंडेड किस किस्म के क्वेश्चंस हैं। होप सो कि अगर आपने उसको आप उसको रिमाइंड करोगे। लेकिन ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। असेसमेंट सेंटर जो होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ एनटीए सेंटर है, ये आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट ले लेता है, आपके उस सब्जेक्ट रिलेटेड या आपके उस जॉब एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो उस पोस्ट के लिए बेस्ट फिट हो रहे होते हैं और उस कैंडिडेट की सिलेक्शन करते हैं। फोर्थ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू था। बेसिकली ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है बिटवीन एम्प्लॉयी एंड एम्प्लॉयर, और इसके थ्रू भी आप उस एम्प्लॉयी का इंटरेस्ट, बिहेवियर, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड जो है वो जज कर सकते हैं। फिर हमने इसी चैप्टर के अंदर इसकी मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ ली थी। कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू को यूजुअली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू और बिहेवियर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या था कि जिसमें स्ट्रक्चर्ड प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं,
ठीक है। सीक्वेंस वाइज वो होते हैं, सेम इंटरव्यू सेम सीक्वेंस हर कैंडिडेट से वो पूछते जाते थे। इसलिए अगर आप में से किसी को इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो ये सही तरह पे जज कर, जैसे ही कोई इंटरव्यूअर बाहर निकलता है तो आप फौरन से सभी से हाँ जी क्या क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, तो आप उसके मुताबिक अपना माइंडसेट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, जिसमें क्वेश्चंस जो होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसके बाद एम्प्लॉय के ही एप्टीट्यूड, बिहेवियर, उसके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस को देखते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन के आंसर के अंदर से ही नेक्स्ट लीडिंग क्वेश्चन जो है वो डिजाइन कर दिया जाता है। बिहेवियर इंटरव्यू वो होता है जिसके थ्रू आप उस मतलब ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट दे दी जाती है, कुछ सैम्पलिंग टेस्ट हो जाता है, इसमें वर्क सैम्पलिंग से रिलेटेड टेस्ट हो जाता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो जो कैंडिडेट है उसका बिहेवियर, उसका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड कैसा है, उसमें कौन सी ऐसे साइकोमोटर स्किल्स हैं जो हमारे, जैसे अब अगर टाइप राइटर की जॉब के लिए आप इंटरव्यू कर रहे हो तो आप उसकी टाइपिंग स्पीड के थ्रू जज कर सकते हो कि ये कैंडिडेट जो है ये बेस्ट फिट है या नहीं। बाकी नेक्स्ट जो 4 स्टेप्स है वो इंशाल्लाह हम लेक्चर 9 में डिस्कस करेंगे और उसका प्रीव्यू ले लेंगे। अब आ जाते हैं जी आपकी नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक था इसका, वो आपकी जॉब रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू था। रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू क्यों दिया जाता है जी? बेसिकली आपने जो आपके कैंडिडेट्स हैं, जो जो आपने पूल ऑफ कैंडिडेट बिल्ड अप करना है, उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए एचआर की और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस जॉब से रिलेटेड जो भी कॉन्स एंड कॉन्स है, जो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल अनफेवरेबल या फेवरेबल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करें एप्लीकेंट को। मैं ये स्लाइड भी खोली हूँ क्योंकि हमारी बहुत सी जो क्यूरीज थी वो इसी आरजीपी से रिलेटेड थी, तो इसलिए आरजीपी को एक दफ़ा दोबारा डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू की एक टाइप में ये आता है जिसमें आपका एचआर और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जॉब रिलेटेड जो भी फेवरेबल और अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन है वो एप्लीकेंट को प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल कैसे कि यूजुअली जैसे आप एक जॉब है, जो आपको एग्जांपल बताया गया था कि बड़ा जी आपको एक हैंडसम अमाउंट सैलरी पैकेज दे रहे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि किस किस्म की वर्किंग कंडीशंस के अंदर आपने उस जॉब को परफॉर्म करना है, उस जॉब का स्ट्रेस लेवल कितना है, उसके वर्किंग आवर्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली रियलिस्टिक जॉब रिव्यू में क्या होता है कि आप एक जॉब का रियलिस्टिक व्यू दे देते हो, प्रीव्यू जिसे आप कहते हो, दे देते हो कि हमारी जॉब जो है वो इस किस्म के स्ट्रेस लेवल में डील कर रही है, इस तरह का एनवायरनमेंट है यहाँ का, आपकी जॉब सिक्योरिटी है या मतलब जॉब सिक्योर है या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है या आपकी परमानेंट जॉब है, आप कितने सैलरी पैकेज पे अगर काम ले रहे हो तो कितने वर्किंग आवर्स पे है, ओवर टाइम की आप ऑफरिंग कर रहे हो तो उस ओवर टाइम की पेमेंट होनी है या नहीं होनी, और अगर होनी है तो कितनी होनी है। और आप जैसे देखें जैसे ये इसी तरह से हो सकता है जैसे एक डॉक्टर है, एक मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आप अनाउंस करते हो, अब उस मेडिकल ऑफिसर ने जब आपके हॉस्पिटल में अप्लाई करना है तो उसकी एक तो ये कि उसने ओपीडीज में डील करना है, ठीक है, ओपीडी डील करने के अलावा उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, उसकी नाइट टाइम ड्यूटी होनी है या नहीं होनी है, अगर नाइट टाइम होनी है तो उसका उसका उसको कितना एडवांटेज मिलेगा, क्या उसको सैलरी ऑफर की जाएगी, ये सब कुछ डिस्क्राइब करना होता है। अच्छा जी, रियलिस्टिक जॉब रिव्यू आप ये कुछ फीचर्स हैं जिनके थ्रू आप इस रिव्यू अपने कैंडिडेट को प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें सबसे पहले ब्राउचर्स आ जाते हैं। ब्राउचर्स क्या होता है जिसमें आप अपनी जॉब की जो भी फेवरेबल और अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन है उसको डिवाइड कर लेते हो कि अगर आपको 1 लाख सैलरी दी जा रही है तो फिर उसके साथ आपको 24/7 जो है वो काम भी करना है, ठीक है। अगर आपको ओवर टाइम ऑफर की जा रही है तो इस ओवर टाइम का इतनी पेमेंट जो है वो आपको दी जाएगी। मतलब इस ब्राउचर्स के अंदर आप अपनी जॉब के जो भी गुड और बैड फैक्टर्स हैं उनको आप एक्सप्लेन कर लेते हो। नेक्स्ट फिल्म्स आ जाती हैं। फिल्म्स क्या होती है कि आपको एक कंटेंट में दिखाया जा सकता है, फिल्म्स के थ्रू, कुछ शॉर्ट वीडियोस के थ्रू दिखाया जा सकता है कि आपकी जॉब का जो स्ट्रेस लेवल है वो कैसा होगा और किस स्ट्रेस लेवल में के अंदर रह के आपको किस फॉर्म ऑफ जॉब या नेचर ऑफ जॉब के अंदर जो है वो डील करना है और काम करना है।
टूर्स क्या होता है कि टूर्स में आपको आरजेपी का बड़ा अच्छा एक प्रीव्यू जो है वो प्रोवाइड करता है कि आप ऑन द जॉब उस कैंडिडेट को उस वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ, जिस मशीन के साथ उसने डील करना है, जिस टूल्स को उसने हैंडल करना है, आप उसको उसके साथ इंटरेक्शन करा देते हो, उसको टूर करा देते हो। फिर वर्क सैम्पलिंग है। वर्क सैम्पलिंग में ये होता है कि आप एज अ सैंपल जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, कंटेंट है, किस किस्म के एक्शन या बिहेवियर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस किस्म का एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है, किस किस्म का स्ट्रेस लेवल है, आप क्या करते हो वो उसको एज अ सैंपल के तौर पे ऑन द जॉब प्रैक्टिकल टेस्ट के थ्रू जो है अपने कैंडिडेट को का इंटरेक्शन उसके साथ करा देते हो। फिर कुछ वर्बल स्टेटमेंट्स भी होती हैं जो कि रियलिस्टिक पोर्ट्रेट करी होती हैं आपकी जॉब को। हमारा क्वेश्चन या आपकी क्यूरी इस पॉइंट से रिलेटेड आई थी कि आरजीपी रिड्यूसेस टर्नओवर विदाउट लॉवरिंग एक्सेप्टेंस रेट्स। अब क्या होता है कि आपका कैंडिडेट रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू प्रोवाइड होने के बावजूद, अगर उसको समझने के बाद भी उस जॉब के क्या कॉन्स एंड कॉन्स हैं, इसकी क्या फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, उसको समझने के बाद भी अगर एक कैंडिडेट जो है वो आपकी उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होगा और उसका जो टर्नओवर है वो रिड्यूस हो जाएगा। यूजुअली क्या होता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर क्यों इंक्रीज कर रहा होता है कि एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, एम्प्लॉयज को ऑन द जॉब रियलिस्टिकली पता ही नहीं होता है कि इस जॉब का जो स्ट्रेस लेवल है वो कितना है। एम्प्लॉय को ये बताया नहीं जाता कि इस जॉब के वर्किंग आवर्स इतने ज्यादा हैं 24/7 कि वो अपनी वर्क और फैमिली के दरमियान जो है बैलेंस ही नहीं रख पाएगा। या एम्प्लॉय को ये पता ही नहीं होता कि वो ओवर टाइम उससे लिया जा रहा है और इस ओवर टाइम की उसको पेमेंट की जा रही है या नहीं की जा रही। अगर वो किसी केमिकल इंडस्ट्री का पार्ट है तो उसको बेसिक हेल्थ नेसेसिटीज, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं की जा रही है, ठीक है, हेल्थ सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है उसको, इलाज के पैसे नहीं दिए जा रहे। तो ये बहुत सी ऐसी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय का टर्नओवर जो है वो ऑन टाइम प्रमोशन नहीं हो रही है, ऑन टाइम उसके सजेशंस को नहीं अप्रिशिएट किया जा रहा, उसको किसी किस्म की मोटिवेशन नहीं मिल रही है उस जॉब के अंदर किसी किस्म जो एम्बिगिटीज है इनको रिजॉल्व करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर ही नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही रियलिस्टिक नहीं है। तो उसको पता ही नहीं है कि उसने किसको रिपोर्ट करना है और किसकी तरफ से उसने जो है वो कमांड को हासिल करना है। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिसकी वजह से खास तौर पे जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड कि आपको ये इंश्योर ही नहीं होता है कि जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हो वो सिक्योर है या नहीं है। और इसके बदले में आपको जो है वो किस किस्म के इंसेंटिव या कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, तो इसलिए उनका टर्नओवर इंक्रीज कर जाता है। तो अगर आप ये पहले से बता दो अपने एम्प्लॉयज को, अपने कैंडिडेट्स को, आप रियलिस्टिक जॉब आरजीपी उसको प्रोवाइड कर देते हो और वो उसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करने के बाद वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर अपनी कमिटमेंट शो कर देता है तो उसका मतलब वाकई वो सीरियस कैंडिडेट है और उस जॉब के लिए वाकई ही वो एलिजिबल है। आप उसको बड़े आराम से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और उसको हायर भी कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको जो आरजेबी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है जी आपकी क्यूरीज की तरफ। हमें जो लेक्चर 8 से जो क्यूरीज रिसीव हुई थी वो कुछ ये थी कि हाउ इनिशियल स्क्रीनिंग हैपनिंग, काइंडली एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो इनिशियल स्क्रीनिंग आपको बता दिया है कि ये वो प्रोसेस होता है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म की कंप्लीशन से पहले का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू कैंडिडेट की जो भी क्यूरीज है उनको रिजॉल्व किया जा रहा होता है। और इसमें ये होता है कि जो उनकी क्यूरीज होती हैं वो यूजुअली जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होती हैं या उनकी सैलरी से रिलेटेड क्यूरीज होती हैं, जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं कि परमानेंट है या प्राइवेट है। अगर वो मेंशन नहीं हो रहा उनकी जीडीपी में, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट में, तो फिर उससे, और वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ही अपनी इंक्यूरीज को चूंकि रिजॉल्व कर रहा होता है तो आपके लिए बेस्ट एक प्रिडिक्टर है जिसके थ्रू आप शॉर्ट लिस्टिंग और स्क्रीनिंग कर लेते हो अपने एम्प्लॉयज की। सिर्फ जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वही अप्लाई करते हैं। अब ये इनिशियल स्क्रीनिंग जो होती है ये एक वो बंदा जिसको जिसको एक्सपीरियंस नहीं है और एक वो बंदा जो कि एक्सपीरियंस्ड है और अपनी जो जॉब है उसकी इन्लार्जमेंट चाहता है, अपनी करियर डेवलपमेंट चाहता है, उसके लिए ये होती है। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे भी लेक्चरर के तौर पे अगर अपना रोल जो है वो परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए ज्यादा बेहतर है कि मैं किसी लोकल सिटी में जॉब करूं और मैं अगर यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर की कोई वैकेंसी आती है उसके लिए अप्लाई करती हूँ तो मैं पहले इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट में आ जाती हूँ। इनिशियल स्क्रीनिंग से पहले मैं अपनी जो क्यूरीज हैं कि वाकई मुझे वही पे पैकेज मिलेगा अगर मैं सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करूँ या हाई पोस्ट के लिए करूँ, तो क्या पे पैकेज मुझे देंगे, ये क्या सैलरी
मुझे असाइन करेंगे, मेरी जॉब जो है वो सिक्योर है या नहीं है, परमानेंट है, प्राइवेट है, मेरा पेंशन कितना होगा, जॉब सिक्योरिटी कितनी है, वाक़ई पोज़ीशन ऑफ़र की गई है कि आउटसाइड द कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना है उन्होंने, या वाक़ई उन्होंने अपने जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको अपनी एग्ज़ाम्पल में बताया कि जब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मुझे बता दिया कि हाँ जी, हम तो अपने इंटरनल जो स्टाफ है उसी की रीहायरिंग कर रहे हैं, उन्हीं को ही हम प्रमोट करेंगे, जो हमारे आरएस हैं उनको हम लेक्चर की पोस्ट पे करेंगे, तो इसलिए आप अप्लाई ना करें। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा हाँ जी, फिर क्या ज़रूरत है अप्लाई करने की जबकि मेरे पास जॉब है। तो इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट में ही एम्प्लॉइज़ की क्यूरीज़ रिज़ॉल्व कर दी जाती हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीट करने से पहले ही इनको रिज़ॉल्व कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आया था लास्ट स्लाइड का आरजेपी से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिड्यूस टर्नओवर विदाउट लॉवरिंग एक्सेप्टेंस रेट। तो क्वेश्चन था कि आई नो व्हाट रिडक्शन इन टर्नओवर मीन्स, बट व्हाट डज़ लॉवरिंग एक्सेप्टेंस रेट्स मीन? तो देखिए रिडक्शन क्या है कि पहले तो ये कि आरजीपी आपका रियलिस्टिक जॉब रिव्यू है। अ, ये प्रोवाइड करने से आपका जो एम्प्लॉयी है उसको रियलिस्टिक जॉब सिनेरियोज का पता चल जाता है कि क्या फेवरेबल इंफॉर्मेशन है जॉब रिलेटेड और अनफेवरेबल क्या इंफॉर्मेशन है, मतलब क्या गुड थिंग्स उससे रिलेट करी हैं आपकी जॉब के साथ, और इस गुड थिंग्स के साथ अगर अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज है तो क्या बैड थिंग्स है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। ठीक है, अब क्या है कि जब आपका एम्प्लॉई इस आरजीपी को एक्सेप्ट कर लेता है और वो अपनी लॉयल्टी या अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर देता है उस जॉब के साथ, वो बेस्ट फिट कैंडिडेट है, जो सीरियस कैंडिडेट है उस जॉब के लिए और एलिजिबल भी है। ठीक है, इस एक्सेप्टेंस के साथ जो उसका टर्नओवर है उसमें रिडक्शन हो जाती है। देखें, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको पहले से पता था कि ठीक है जी आपको 1 लाख सैलरी दी जा रही है, लेकिन उसके साथ आपने 18 घंटे काम भी करना है। ठीक है, अब अगर आपको कहीं और से ऑफर की जा रही है सेम सैलरी पैकेज के साथ और आपने वहाँ पे अपनी एक कमिटमेंट शो कर दी ना कि हाँ जी, मैं 1 लाख सैलरी के साथ 18 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आपने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया इस कंडीशन को। अब क्या हुआ है कि अब आपको कहीं और से अगर ऑफर की जा रही है, लेट्स सपोज आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन की ये भी कंडीशन है कि आपने अगर इसको एक्सेप्ट किया तो 5 साल तक आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं सर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व नहीं कर सकते, लेकिन इस दौरान अगर आप जॉब क्विट करना चाहते हैं क्योंकि आपको बेटर कोई ऑप्शन अगर रिसीव हो रही है, तो क्या होगा कि आप उसको उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, आप उसको क्विट नहीं कर सकते और अगर क्विट करोगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने प्री डिफाइन की है। तो क्या होता है कि जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आरजेपीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको जो टर्नओवर है वो रिड्यूस हो जाता है। एम्प्लॉयी टर्नओवर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयी टर्नओवर की मुख्तलिफ कंडीशंस एक्सप्लेन की गई थी। जैसे बताया गया था कि यूजुअली एम्प्लॉइज़ क्यों जॉब क्विट करते हैं, कि उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। या वो जिस लेवल का उनसे काम लिया जा रहा है उसके मुताबिक उनको सैलरी पैकेज नहीं दिया जा रहा होता, या उनको हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड की जा रही होती, या उनके इंसेंटिव्स और बेनिफिट का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, ऑन द टाइम उनकी प्रमोशंस नहीं की जा रही होती है। तो अगर ये सारा कुछ उन्हें पता हो तो वो इनकाउंटर नहीं करता है, वो स्ट्राइक नहीं करता है और उसका जो टर्नओवर रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। होप आई विल आंसर द क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरीज हो लेक्चर 8 से रिलेटेड तो मैं वेट करूंगी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है इसमें हम हमारे ये जो आगे ये जो 4 स्टेप रह गए हैं इनको हम एक्सप्लेन करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज है उनको इंशाल्लाह रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। थैंक यू सो मच।